अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। रफ़ीक बाजवा ने मुझे बताया था कि मकतूल मुनीर हुसैन उसके होटल में 12 अगस्त की शाम को वारिद हुआ था, यानी हफ्ते के रोज़। जीरे के बयान के मुताबिक उसने रुका इतवार यानी 13 अगस्त को जाहिदा नामी किसी औरत को पहुंचाया था। थोड़ी देर पहले रफ़ीक ही की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि बकौले जीरा इससे अगले रोज़ कमोबेश 4 बजे जाहिदा होटल में मुनीर हुसैन से मिलने भी आई थी। इसका मतलब है कि वो 14 अगस्त बरोज़ पीर होटल में आई थी। जबकि मैं होटल गरीब नवाज गया था तो रफ़ीक बाजवा ने पूरे यकीन से बताया था कि 14 अगस्त की शाम मुनीर हुसैन और उसका दोस्त रफ़ाकत अली एक साथ होटल से निकले थे, जिसके बाद मुनीर हुसैन की वापसी नहीं हुई थी। फिर इसके दूसरे दिन यानी मंगल 15 अगस्त को उसकी लाश धोबी घाट की झाड़ियों के पास पड़ी मिली थी। इन तमाम तारीखों और दिनों के हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जीरे से सवाल किया, तुमने बताया है कि मकतूल मुनीर हुसैन ने तुम्हें इतवार के दिन वो रुका दिया था, ज़रा सोचकर बताओ उसने रुका देते वक्त तुमसे क्या कहा था। एक बात की वजाहत कर दूं कि रफ़ीक बाजवा की ज़बानी जीरो को मालूम हो चुका था कि मुनीर हुसैन को किसी ने कत्ल कर दिया था। इसके बेपनाह खौफजदा होने की बुनियादी वजह यही थी। इसे खदशा था कि पुलिस कहीं इसे कत्ल के इल्ज़ाम ही में न धर ले। लेकिन मेरे तजर्बे और निगाहें बता रही थी कि जीरे का कत्ल के मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भी तफ्तीश ज़रूरी थी। बिलवास्ता न सही, बिलवास्ता ही सही, कोई अहम बात मालूम हो सकती थी। जीरे ने जवाब दिया, जनाब मुनीर हुसैन ने रुका देने से पहले मुझसे एक और काम भी करवाया था। वो क्या? उसने मुझे मेन बाज़ार की एक दुकान का पता समझाकर कहा था कि मैं वहाँ जाऊँ और ये देख कर आऊँ कि वहाँ कोई छोटे कद का ऐसा बंदा मौजूद है जिसने ऐनक लगा रखी हो और इसकी दाढ़ी भी हो। जीरे ने एक ही सांस में मालूमात का ख़जाना उगल दिया। मैंने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ ज़ाइल हो रहा था। वो बात जारी रखते हुए बोला, मुनीर हुसैन ने मुझे जिस दुकान पर भेजा था वो जूतों की दुकान है, फजल शूज़। वो रुका तो मैंने सवाल किया कि फिर क्या हुआ। मुनीर हुसैन ने जिस शख्स को देखने मुझे भेजा था वो वाकई दुकान में मौजूद था। मैंने एक ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि वो दुकान का मालिक था, क्योंकि वहाँ मौजूद ग्राहकों से जूतों की रकम लेकर अपनी मेज़ की दराज में वो डाल रहा था। मैंने वापस आकर मुनीर हुसैन को रिपोर्ट दी। इसके बाद ही इसने मुझे घंटा घर बाज़ार के एक मकान का पता बताया और हिदायत की कि वो रुका जाहिदा नामी औरत के हाथ में देकर फौरी तौर पर वापस आ जाऊं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है इस रुके में क्या लिखा हुआ था? ये सवाल मैंने ज़िमनी तौर पर किया था। उसने जवाब दिया कि जनाब, वो रुका एक लिफाफे में बंद था और अगर बंद ना भी होता तो मैं ये जान नहीं सकता था कि इसमें क्या लिखा हुआ था, क्योंकि मैं तो पढ़ना जानता ही नहीं। मुझे बस 100 तक गिनती आती है या फिर कीड़े मकोड़ों की शक्ल में अपना नाम लिख लेता हूँ मैं। तुमने जाहिदा नामी इस औरत को रुका दिया तो ये बताया था कि ये रुका किसने भेजा था? जीरे ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं जनाब, मुनीर हुसैन ने मुझे ताकीद की थी कि मैं इस औरत से कोई बात ना करूं, बस रुका उसके हाथ में रखकर वापस लौटाऊं। और तुमने ऐसा ही किया? जी। लफ्ज़ जी इसके मुंह से इस तरह खारिज हुआ था जैसे वो मेरे जुमले का मफहूम समझ न पाया हो। रफ़ीक बाजवा ने कहा, मलिक साहब, मैंने अपने तौर पर जो मालूमात इकट्ठा की हैं इनके मुताबिक जाहिदा नामी वो औरत फजल शूज़ वाले पस्ता कामत मौलवी फजल करीम की बीवी है। घंटाघर बाज़ार में उनका पुख्ता मकान है और उनके 3 बच्चे भी हैं। बहुत खूब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। बाजवा साहब, आप गलत फील्ड में चले गए हैं। आपको तो पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। खोज का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं आप। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और फिर बोला, अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? मैंने कहा, आप मुझे फजल करीम के घर का पता बता दें या फिर रहनुमाई के लिए जीरे को यहाँ छोड़ जाएं। अब आपका काम ख़त्म और मेरा काम शुरू होगा। मेरी गैर मौजूदगी में तो ये बेचारा खौफ से ही कांपता रहेगा मलिक साहब। रफ़ीक बाजवा ने जीरे की जानिब इशारा करते हुए कहा, मैं आपको फजल करीम की दुकान और मकान दोनों का पता बिल तफसील लिख कर दे देता हूँ। जीरे को आप जाने ही दें तो अच्छा है।
मैंने जीरे को जाने की इजाज़त दे दी। रफ़ीक बाजवा ने दोनों पते एक कागज़ पर लिखकर मुझे दे दिए। वो रुखसत होने लगा तो मैंने इसकी याद दहानी के लिए कहा, रफ़ाकत अली को भूल नहीं जाना। मुझे अच्छी तरह याद है जनाब, आप फ़िक्र ना करें। रफ़ीक बाजवा के जाने के बाद मैंने ASI सिकंदर अली को साथ लिया और फजल करीम के घर की जानिब रवाना हो गया। पहले मैंने सोचा था कि फजल करीम की दुकान पर जाऊं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। फजल करीम की गैर मौजूदगी में जाहिदा को घेरना ज़्यादा मुनासिब होगा। जब हम मतलूबा मकान पर पहुँचे तो दिन के 3:30 बज रहे थे। वो गर्मियों के दिन थे और अभी धूप अपने जौवन पर थी। मेरे दस्तक के जवाब में एक बच्चा दरवाजे पर आया। उसने दरवाजे का एक पट खोलकर बाहर झाँका। वो 6-7 साल का एक मासूम सूरत बच्चा था। मेरी वर्दी पर नज़र पड़ते ही वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, अम्मी अम्मी पुलिस आई है। इसके बाद वो घर के अंदर चला गया। मैं सोच में पड़ गया, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। सिकंदर अली ने मेरी तशवीश को महसूस करते हुए कहा, मलिक साहब हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ सादा लिबास में आना चाहिए था। गलती तो वाकई हुई है, मैंने हकीकत को तस्लीम करते हुए कहा। अब इस गलती को निभाना पड़ेगा। मेरी बात ख़त्म हुई ही थी कि दरवाजे की ओट में मुझे किसी की आमद महसूस हुई। फिर एक मुतरन्नम आवाज़ मेरी समाज से टकराई, क्या बात है, आपको किससे मिलना है? वो यकीनी तौर पर जाहिदा ही हो सकती थी। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में एक ही औरत का वजूद पाया जाता था। इसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो एक तालीम याफ्ता औरत थी। वो बच्चा जो हमें देखकर चिल्लाता हुआ अंदर भागा था, इस वक्त भी दरवाजे का पट थामे खड़ा था। शायद माँ की मौजूदगी में उसका हौसला बढ़ गया था। मैंने खंकार कर गला साफ किया, फिर कहा, फजल करीम का घर यही है? जी यही घर है, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। उसने शाइस्ता लहजे में जवाब दिया, उधर मेन बाजार में उनकी दुकान। हमें फजल करीम से नहीं बल्कि तुमसे काम है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, यकीनी तौर पर तुम जाहिदा हो, फजल करीम की बीवी? उसने एक लम्हे के वक्फे से जवाब दिया, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, लेकिन मुझसे आपको क्या काम है? वो इतना ज़रूरी काम है कि गली में खड़े खड़े बताया नहीं जा सकता। मैंने पुरस्कार अंदाज में कहा, क्या घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? देखें, मैं फजल करीम की गैर मौजूदगी में आपको घर के अंदर नहीं बुला सकती। वो जुज़बुज़ होकर बोली, आप ऐसा करें कि मगरिब के बाद आ जाएं, जब तलक फजल करीम भी आ जाएंगे। मैंने कहा, जो बात मैं तुमसे करने आया हूँ, फजल करीम की मौजूदगी में उसका तज़किरा मुनासिब नहीं रहेगा। ऐसी क्या बात है? उसके सवाल में तशवीश पिन्हा थी। मैं एक इंतहाई अहम इत्तला देने आया हूँ। कैसी इत्तला? मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, वो इत्तला तुम्हारे किसी प्यारे की मौत से मुताल्लिक है। हाय मैं मर गई, इसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया और फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने हसीन और जमील जाहिदा खड़ी थी। वो पुरकशिश चेहरे की मालिक एक भरपूर औरत थी, मगर इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी खेमाजन थी। उसने लुकनतज़दा अंदाज में कहा, मैं आपके लिए बैठक खोलती हूँ। दूसरे ही लम्हे हम फजल करीम की सजी सजाई बैठक में बैठे हुए थे। मैं और सिकंदर एक सोफे पर बैठे थे, जबकि जाहिदा हमारे सामने खड़ी थी। उसने गमनाक आवाज़ में सवाल किया, आप कौन सी बुरी खबर सुनाने आए हैं जो फजल करीम के सामने नहीं सुनाई जा सकती? इत्मीनान से बैठ जाओ बीबी, मैंने नरमी से कहा। इस खबर का ताल्लुक तुम्हारी ज़ात से है। फजल करीम का लाइल्म रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। वो कुछ नहीं बोली, हिरासा नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, 14 अगस्त बरोज़ पीर, सहपहर 4 बजे तुम कहाँ थीं? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मिनमिनाती हुई आवाज़ में बोली, मैं यहीं थी, मेरा मतलब है मैं घर में ही थी। उसके लहजे के खोखलेपन से जाहिर हो रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोलकर खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लोगी बीबी। मैंने क्या झूठ बोला है? वो मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए बोली। मैंने कहा, मुनीर हुसैन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुनीर हुसैन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मुनीर हुसैन? उसने मुंह को बिगाड़कर अजीब से लहजे में कहा, मैं किसी मुनीर हुसैन को नहीं जानती, अभी जान लोगी, मैंने उसे घूरते हुए कहा। 14 अगस्त को सहपहर 4 बजे तुम होटल गरीब नवाज के कमरा नंबर 13 में क्या करने गई थी? होटल गरीब नवाज, कमरा नंबर 13? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
नागवारी से उसने कहा और फिर पूछा, आप तो मुझे किसी प्यारे की मौत की खबर सुनाने आए थे और अब आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैंने सपाट आवाज़ में कहा, मुनीर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं है, किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। अपनी बात ख़त्म करते ही मैं उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी की बजाय उलझन आमेज़ तासुरात नमूदार हो रहे थे। वो बोली तो उसकी आवाज़ में भी उलझन नुमायाँ थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बार बार किस मुनीर हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि मैं किसी मुनीर हुसैन को नहीं जानती। यकीनी तौर पर आपको गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई बीबी, बल्कि हम तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आए हैं। सिकंदर अली ने सुलगते हुए लहजे में कहा, मलिक साहब की बातों का ठीक ठीक जवाब दो, वरना हम तुम्हें थाने ले जाने पर मजबूर हो जाएंगे। थाने के जिक्र पर वो खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगी, फिर अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए बोली, मैंने क्या जुर्म किया है? आप मुझे खामखा थाने क्यों ले जाएंगे? जुर्म तो थाने चलकर मालूम होगा बीबी, मैंने सख्त लहजे में कहा। अभी तो तुम ये बताओ कि मुनीर हुसैन से तुम किस सिलसिले में मिलने गई थी? इस दौरान में ज़ाहिदा के तीनों बच्चे भी वहाँ आ गए थे, जिनकी उम्रें अलग तरतीब 6 साल, 5 साल और 3 साल थीं। इनके नाम मुझे बाद में मालूम हुए। बड़े बेटे का नाम तारिक महमूद, इससे छोटे का नाम आरिफ महमूद और सबसे छोटी बच्ची का नाम आबदा परवीन था। वो तीनों टुकुर टुकुर कभी हमें और कभी अपनी माँ को देख रहे थे। ज़ाहिदा के लिए खड़े रहना मुमकिन नहीं रहा था और वो एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, बीबी तुम जितनी देर करोगी तुम्हारी मुसीबत में इजाफा होता जाएगा। अगर तुम्हारा शौहर आ गया तो फिर तुम्हारा राज राज नहीं रहेगा, तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। वो ज़िद होकर बोली, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। फजल करीम मुझ पर बहुत एतमाद करता है। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी, आपको किसी ने मिसगाइड किया है। मैं किसी मुनीर हुसैन को नहीं जानती और ना ही इस नाम के किसी शख्स से मेरा कोई ताल्लुक़ है। एक लम्हे के लिए मैं सोच में पड़ गया। ज़ाहिदा का एहतजाज खासा मजबूत था। मैंने बात को घुमाकर दूसरे अंदाज में सवाल किया, चलो मान लिया कि तुम मुनीर हुसैन से वाकिफ़ नहीं हो। थोड़ी देर के लिए मैं ये बात भी तस्लीम कर लेता हूँ कि फजल करीम तुम पर बहुत भरोसा करता है। तुम इसकी नज़रों से गिरने वाला कोई काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि 14 अगस्त को गरीब नवाज होटल के कमरा नंबर 13 में तुम इस शख्स से मुलाकात करने क्यों गई थी? अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ही मैंने जेब से मकतूल मुनीर हुसैन की तस्वीर निकाल कर ज़ाहिदा की आंखों के सामने कर दी। उसने नज़र भरकर तस्वीर को देखा, फिर बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकला, नसीर अहमद, क्या हुआ है इसे? मैंने और सिकंदर अली ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। इस नए इंकशाफ ने हमें हैरत ज़दा कर दिया था। मैंने ज़ाहिदा से पूछा, तुम इस शख्स को जानती हो? हाँ, इसका नाम नसीर अहमद है, ज़ाहिदा ने जवाब दिया। लेकिन आप बताते क्यों नहीं कि इसे आखिर हुआ क्या है? मैंने अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बीबी ये तस्वीर मकतूल मुनीर हुसैन की है, जिसे 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब को किसी ने कत्ल करके धोबी घाट वाली झाड़ियों के पास फेंक दिया था। हम इसी कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। अचानक ज़ाहिदा के चेहरे पर जर्दी खन गई। वो नहीब सी आवाज़ में बोली, मगर मेरा इस कत्ल से क्या ताल्लुक़ है? तुम वो हस्ती हो जो 14 अगस्त की सपहर में मकतूल से होटल के कमरे में मिली थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, और हमें यह भी मालूम हो चुका है कि इससे एक रोज़ कबल मकतूल ने तुम्हारे नाम एक दस्ती रुका भेजा था। हमारे पास वाक़ियाती शहादतें और पयाम भर भी मौजूद है। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। रोते हुए वो एक ही बात की तकरार किए जा रही थी, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने नसीर को कत्ल नहीं किया। मेरा तो ख्याल था वो वापस लाहौर चला गया होगा। मैं कुछ नहीं जानती इसके साथ क्या हुआ। माँ की देखा देखी बच्चों ने भी रोना शुरू कर दिया। वो बैठक देखते ही देखते मातमकदा बन गया। सिकंदर अली इस सूरत हाल से बौखला गया, लेकिन मैं जानता था कि लोहा गर्म हो चुका है। इस वक्त चोट लगाना ज़्यादा मुनासिब था। मैंने बाइस्तगी ज़ाहिदा को पुकारा, फिर तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, देखो बीबी, अगर तुम कानून के साथ ताउन करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे बचाव का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूँगा। वो गुलूगीर आवाज़ में बोली, मैंने कोई कसूर नहीं किया थानेदार साहब,
خدا گواہ ہے نصیر احمد کی موت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ تم سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور مجھے کچھ بتانے سے پہلے تم ایک ضروری کام یہ کرو کہ خود کو سنبھالو، تمہاری حالت دیکھ کر بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ میری تسلی تشفی نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے رونا بند کر دیا، پھر اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے بچوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں خاموشی چھا گئی۔ میں زاہدہ سے کوئی سوال پوچھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنی دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ وقت 5 بجے کے قریب تھا۔ ابھی فضل کریم کے آنے میں تقریباً 2 گھنٹے باقی تھے۔ زاہدہ نے بتایا تھا کہ وہ مغرب کے وقت دکان بند کر کے گھر آتا تھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں، زاہدہ یہ کہتی ہوئی بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر دروازے پر کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ زاہدہ سے پوچھ رہی تھی، خیر تو ہے زاہدہ؟ سنا ہے تمہارے گھر پولیس آئی تھی، وہ کسی کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ زاہدہ نے فوری طور پر بات بنا دی۔ میں نے کہہ دیا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ کس کا پوچھ رہے تھے؟ حنیف چغتائی کا۔ زاہدہ نے بروقت ایک نام تخلیق کیا۔ میں اس کی فنکاری کو مان گیا۔ اس عورت نے جواب دیا، یہ نام تو میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا ہے، میرے خیال میں ہماری گلی میں تو اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا۔ میرا بھی یہی خیال ہے رحمت خالہ، زاہدہ نے کہا، پھر دروازہ بند کر کے واپس بیٹھک میں آ گئی۔ میں نے کہا، تم تو خاصی ذہین اور حاضر جواب عورت ہو۔ اس نے اپنی تعریف سن کر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اجلت سے بولی، تھانے دار صاحب، آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے جلدی جلدی پوچھ لیں، کوئی آ گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ابھی تو میں نے رحمت خالہ کو ٹال دیا ہے، اگر فضل کریم کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کی غیر حاضری میں گھر کے اندر بٹھایا تھا تو مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اپنا کام نپٹا کر جلدی سے چلے جائیں۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی ترس آ گیا۔ تینوں بچے اس کے نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ خاموش تھی لیکن ان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ اچانک پھٹ پڑیں گے۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے زاہدہ سے سوال کیا، ابھی یہ بات تو ثابت ہونا باقی تھی کہ مقتول کا اصل نام کیا تھا؟ اس نے ہوٹل غریب نواز میں منیر حسین کے نام سے کمرہ بک کروایا تھا، جبکہ زاہدہ نے اسے نصیر احمد کے حوالے سے شناخت کیا تھا۔ اصل بات کا علم زاہدہ کی روداد سننے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے زاہدہ سے پوچھا، تم منیر حسین، میرا مطلب ہے نصیر احمد سے ملنے ہوٹل کیوں گئی تھی؟ اس نے رکے میں بات ہی ایسی لکھ دی تھی کہ میں مجبور ہو گئی، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا بات لکھ دی تھی اس نے؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولی، پہلے آپ وعدہ کریں اس کیس کے سلسلے میں کہیں بھی میرا نام نہیں آئے گا۔ میں ایسا کوئی وعدہ قبل از وقت نہیں کر سکتا بی بی، میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، البتہ اس بات کی تم تسلی رکھو کہ اگر تم واقعی بے قصور ثابت ہوئیں تو میں تمہاری اس خواہش کا ضرور احترام کروں گا۔ اس نے پرامید نظروں سے مجھے دیکھا اور روحانسی آواز میں کہا، خدا کی قسم، میں بے گناہ ہوں، اس کا فیصلہ میں تمہاری کہانی کے سننے کے بعد کروں گا۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری یقین دہانی پر اس نے تمام حالات تفصیل کے ساتھ مجھے بتا دیے۔ میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو اور آپ اس کیس کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ نصیر احمد لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ کا وسنیک تھا۔ زاہدہ کا میکا بھی بھاٹی ہی میں تھا، لیکن یہ دونوں خاندان ایک ہی گلی میں آباد تھے۔ زاہدہ کے والد سونار تھے اور خود کو بہت اعلیٰ خاندان کا تصور کرتے تھے، جبکہ نصیر احمد کا باپ منصور احمد موچی تھا۔ اپنے محلے ہی میں اس کی چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ دن بھر بیٹھا لوگوں کے جوتے گانٹتا رہتا۔ زاہدہ اور نصیر کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ نصیر زاہدہ سے 2 سال بڑا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد نصیر نے تعلیم کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا اور ایک دفتر میں کلرکی کر رہا تھا، جبکہ زاہدہ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ نصیر احمد اول روز ہی سے زاہدہ کو پسند کرتا تھا، مگر زاہدہ نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ البتہ اسے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ نصیر احمد اسے چاہت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ دونوں خاندان چونکہ ایک ہی گلی میں تھے، اس لیے دن میں کئی بار زاہدہ اور نصیر کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دوسرے کے گھر کی باتیں بھی ایک دوسرے کے گھر میں ہوتی رہتی تھیں۔
दोनों घरों के बुजुर्गों में ना तो बहुत गहरा मेल मिलाप था और ना ही कोई रंजिश। नसीर अपनी मोहब्बत में साबित कदम रहा, लेकिन ज़ाहिदा इसे मुस्तकिल नज़रअंदाज करती रही। नसीर की एक बात अलबत्ता ज़ाहिदा को अच्छी लगी थी कि उसने कभी आम आशिकों की तरह कोई हरकत नहीं की थी जिससे इसे किसी उलझन या कोफ्त का सामना होता और इसका घर से निकलना दूभर हो जाता। जब भी इसका सामना होता, नसीर इंतहाई शाइस्तगी से इससे मिलता और बहुत ही मुहज़्ज़ब अल्फाज में उसे अपनी चाहत का यकीन दिलाने की कोशिश करता। ज़ाहिदा के लिए सबसे बड़ा मसला उसके वालिद मुश्ताक हुसैन की सख्त गिरी थी। वो अपने वालिद से बहुत डरती थी क्योंकि वो ज़रा सी बात पे तूफ़ान खड़ा कर देते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिदा के दिल में भी नसीर की मोहब्बत ने जड़ पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कभी नसीर को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो जानती थी कि ये दोनों ख़ानदान कभी एक न हो सकेंगे। मुश्ताक हुसैन उसके लिए एक मोची के बेटे का रिश्ता कभी कबूल नहीं करेगा। नसीर को अपनी कमाईगी का एहसास तो था, मगर वो इस सिलसिले में कुछ कर नहीं सकता था। वो अपने ख़ानदानी पेशे को छोड़कर दफ्तरी बाबू तो बन गया था, मगर इसका क्या करता कि वो बहरहाल एक मोची का बेटा था। जबकि ज़ाहिदा का वालिद मुश्ताक हस्ब व नसब का बड़ा चर्चा करता था। वो ज़ात का भट्टी था और कारोबार के लिहाज से भी खासा मजबूत था। ज़ाहिदा के दिल में नसीर के लिए अगर थोड़ी बहुत मोहब्बत जागी भी थी तो अपने वालिद के खौफ से दब गई थी, मगर दूसरी जानिब नसीर का हाल हर गुजरते दिन के साथ बेहाल होता जा रहा था। वो हर कीमत पर ज़ाहिदा को हासिल करने का तहैया कर चुका था। एक रोज़ ज़ाहिदा कॉलेज से वापस आ रही थी कि नसीर ने उससे रास्ते में मुलाकात की। ज़ाहिदा ज़ाहिदा के रुक जाने पर उसने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ज़ाहिदा ने जवाब दिया। नसीर ने एहतिजाजी लहजे में कहा, फिर तुम मुझसे उखड़ी उखड़ी बातें क्यों करती हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है, ज़ाहिदा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुम्हारा रवैया मेरी समझ से बाहर है, नसीर ने शिकायती लहजे में कहा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें किस कदर चाहता हूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़ाहिदा ने तहम्मुल से जवाब दिया। तुम गलत समझ रहे हो। दरअसल मैं अपने घर वालों की वजह से मजबूर हूँ। अगर अब्बू को पता चल गया तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हारा मतलब है कि अगर घर वालों की मजबूरी ना हो तो तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? इसकी आंखों में देखते हुए नसीर ने कहा। वो जुज़बुज़ होकर रह गई। नसीर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मैं ये समझ लूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है? तुम अपने तई जो चाहो समझ लो, मगर मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी बता दी है। एक लम्हे की खामोशी के बाद नसीर ने कहा, देखो ज़ाहिदा, हमने एक ही मेले की एक ही गली में आँख खोली है, एक साथ पल भर कर जवान हुए हैं, हमारा बचपन एक साथ खेला है। मेरी शख्सियत का कोई पहलू तुमसे पोशीदा नहीं है। तुम मेरी हर खूबी और हर खामी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो और ये भी बखूबी जानती हो कि मैं तुम्हें किस कदर चाहता हूँ। फिर तुम्हारा गुरेज मेरी समझ से बाहर है। और हाँ, ये बात ज़हन से निकाल दो कि मैं तुम्हारी कैफियत से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो तो कम से कम नफ़रत भी नहीं करती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत, चाहत और लगाव की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मोहब्बत और चाहत के लिए जो मैं तुमसे करता हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि पूरी ज़िंदगी में तुम्हारी पूजा करूँगा। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून हो। मैं तुम्हारी हुसूल की खातिर पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूँ। बात पूरी दुनिया से टकराने की नहीं है नसीर, ज़ाहिदा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो अपनी शान में नसीर का इजहार मोहब्बत सुनकर खुशी से निहाल हो गई थी, लेकिन उसने अपने दिली जज्बात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया था और मुतहम्मिल अंदाज में बात कर रही थी। इस दुनिया को हमारे मामला से क्या मतलब, लेकिन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब्बू की वजह से मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती। मैं उनके गुस्से से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं फिर अपने सवाल को दोहराऊंगा ज़ाहिदा, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। अगर तुम्हारे अब्बू की मजबूरी आड़ी ना आए तो क्या तुम उसे शादी करने के लिए तैयार हो? ज़ाहिदा खामोश खड़ी रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। जिस्म की एक एक जुम्बिश से उसका अंदरूनी इज़्तिराब झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी कश्मकश का शिकार हो, कुछ कहना चाहती हो मगर कहने की हिम्मत अपने अंदर ना पा रही हो। नसीर खासी देर तक इसकी कैफियत को समझने की कोशिश करता रहा। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने सवाल किया,
जाहिदा, क्या मैं तुम्हारी खामोशी को इनकार समझ लूँ? वो लरजती हुई आवाज़ में बोली। नसीर, मैं अपने अब्बू का बहुत एहतराम करती हूँ, और तुम्हारे अब्बू की खुशनुदी के लिए मुझे क्या करना होगा? नसीर ने नीम तंजिया लहजे में पूछा। इनके दिल में जगह बनाने के लिए मुझे कौन सा पहाड़ काटना होगा? जाहिदा ने शकस्ता लहजे में कहा। नसीर, तुम मेरे अब्बू को नहीं जानते। वो अपने बराबर के या इनसे बड़े ख़ानदान में मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं इनकी अकलौती औलाद हूँ। वो कभी भी इस बात पर राज़ी नहीं होंगे कि मेरी शादी किसी फटीचर क्लर्क से हो। नसीर ने इसकी बात काटते हुए कहा, और ऐसा फटीचर क्लर्क जो एक मोची का बेटा भी हो। जाहिदा ने ज़ख्मी नज़रों से नसीर को देखा। तुम मेरी नीयत पर शक न करो नसीर, मैंने तुम्हें हकीकत से आगाह किया है, और हकीकत बदल नहीं सकती। नसीर ने तंज़िया अंदाज में कहा, मैं एक मोची की औलाद हूँ। लोग मुझे मोची ही कहेंगे, चाहे मैं पढ़ लिख कर या तरक्की करते हुए कितना बड़ा ही आदमी क्यों ना बन जाऊँ। तुम्हारा मतलब यही है ना? जाहिदा ने मसलहत आमेज़ अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, देखो नसीर, मैं ख़ानदानी ऊंच नीच को कोई अहमियत नहीं देती। सब इंसान मेरी नज़र में बराबर हैं, कोई पेशा भी कमतर नहीं है। मैं इंसान की बड़ाई को उसके किरदार और अमाल की रोशनी में देखती हूँ। तुमने अपने ये रोशन ख़यालात कभी अपने अब्बू को भी बताने की कोशिश की है? प्लीज़ तंज़ न करो नसीर। जाहिदा का अंदाज घिघियाने वाला था। मैं लड़की हूँ, अपने अब्बू के सामने मजबूर हूँ, इनके फैसलों के सामने दम नहीं मार सकती। हमारे घर में एक पत्ता भी अब्बू की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता, और मैं जानती हूँ कि वो तुमसे मेरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। नसीर ने दो टोक लहजे में कहा, और अगर मैं इन्हें तैयार कर लूँ तो? मगर कैसे? जाहिदा ने चौंक कर सवालिया नज़रों से इसे देखा। ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा, वो आसमान की तरफ देखते हुए पुरख्याल अंदाज में बोला। तुम क्या करना चाहते हो नसीर? जाहिदा परेशान हो गई। वो इसकी आंखों में झांकते हुए पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे डर लग रहा है नसीर। जाहिदा ने हिरासा नज़र से इसे देखा। तुम्हारे ज़हन में क्या मंसूबा पल रहा है? मैं अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हूँ। खुदा न खास्ता कहीं इन्हें कुछ भी नहीं होगा। जाहिदा मेरे मुस्तकबिल में ससुर बनने वाले हैं। मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? जाहिदा ने परेशान लहजे में पूछा। फिर भी तुम्हारे जहन में क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा ना, फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। तुम्हें रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अपनी बात ख़त्म करके वो सवालिया नज़र से जाहिदा को देखने लगा। मैं समझी नहीं, तुम मुझसे क्या वादा लेना चाहते हो? इस बात का वादा कि जब तक मैं तुम्हारी हैसियत का नहीं हो जाता, तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। वो पलकें झपकाकर बोली, मैं अब भी कुछ नहीं समझी। अपने ज़हन पर ज़्यादा जोर न डालो जाहिदा, नसीर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का फैसला कर लिया है। वो दोनों हाथों से सर को थाम कर बोली, पता नहीं तुम कैसी उलझी उलझी बातें कर रहे हो। जो बात